डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों से किया आह्वान। सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, मंत्रियों से वाहन फ्लीट 50% तक कम करने और 6 महीने तक विदेश यात्राओं से परहेज की अपील। कानपुर में शिलान्यास को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी संग्राम। स्कूल के पुनर्निर्माण और स्मार्ट स्कूल परियोजना के शिलान्यास के लिए सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। नाराज सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी स्कूल के बाहर धरने पर बैठे, पुलिस ने संभाला मोर्चा। यूपी में आंधी तूफान से 96 की मौत, भदोही में 18 और प्रयागराज में 17 लोगों की गई जान। सीएम ने मुआवजे के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पीएम मोदी की किफायत बरतने वाली अपील के पीछे असली वजह क्या है और क्या आपको वाकई चिंता करनी चाहिए। पीएम ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की थी और कहा कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इसे स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी ही होगी। असल में पीएम मोदी ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए अपील की। आपको बता दें कि 10 मई को तेलंगाना के सिकंदराबाद की रैली में कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था तो अमेरिका ईरान जंग से बने हालात इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। इससे निपटने के लिए देशवासियों से 7 अपील की। पीएम मोदी ने 1 साल तक सोना नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल सहित ऊर्जा जरूरतों का सावधानी से उपयोग करने, खाने के तेलों में किफायत बरतने की सावधानी, स्वदेशी पर जोर, रासायनिक खाद का उचित तरीके से इस्तेमाल, आयात निर्यात में सावधानी बरतना शामिल रहा। बैंकर उदय कोटक ने मंगलवार को चेतावनी दी कि बड़ा झटका आने ही वाला है, मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहें। इससे पहले 2 दिन पहले मोदी ने भी कहा था इस साल सोना न खरीदे, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें। 29 अप्रैल को जारी वित्त मंत्रालय की अप्रैल की मासिक इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में लिखा गया कि भारत देश के अंदर मजबूत डिमांड और बाहरी उथल पुथल के दोराहे पर खड़ा है। ईरान जंग के बीच कुछ देशों ने तेल और बढ़ती कीमतों का बोझ लोगों पर डालना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये टाला नहीं जा सकता। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। पिछली तिमाही में उन्हें करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। तेल कंपनियां कब तक इसको झेल पाएंगी, यह बात मुझे परेशान करती है। 13 मई को केंद्र सरकार ने सोना और चांदी की आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी, जबकि 2024 की बजट में इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी गई थी। ड्यूटी बढ़ाने से घरेलू बाजार में सोना चांदी के गहने महंगे हो गए हैं। युद्ध से पहले 27 फरवरी को कच्चा तेल $67 प्रति बैरल था, जो अब इस वक्त $160 प्रति बैरल पहुंच गया है, जिसके कारण कभी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी होने पर थोक महंगाई दर में 1% की सीधी बढ़ोतरी होती है। यह मौजूदा 3.7 से बढ़कर 4.7% हो सकती है। लेकिन सुनने में आपको महज या आंकड़ा लगे, लेकिन असल जिंदगी में इसके असर काफ़ी गहरे हैं। इन सबके बीच एक बड़ा सवाल है कि सरकार के पास इस संकट से बचने की क्या तैयारी है। तो आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल का स्टॉक मौजूद है। विशाखापत्तनम, मंगलुरु, पादुर के स्टोरेज प्लांट में तकरीबन 5.53 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल रखने की कैपेसिटी है।
इसमें से अभी महज 64% यानी लगभग 3.37 MMT कच्चा तेल भरा हुआ है। भारत ने अपनी एलपीजी का प्रोडक्शन 1.5 गुना कर लिया है। जामनगर, पानीपत, मथुरा, गुवाहाटी समेत कुल 23 गैस तेल रिफाइनरियों में भी हरदीपुरी के मुताबिक पहले हमारा घरेलू एलपीजी उत्पादन रोजाना 35 से 36 हजार मीट्रिक टन था, जिसे अब हमने बढ़ाकर 50 से 54 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया है। खास सब्सिडी के लिए बजट में 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं, ताकि खाद का दाम बढ़ने से किसानों पर बोझ न बढ़े। यूरिया प्लांट पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं और फास्फेट पोटाश वाली खाद का प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया है। अभी सरकार के पास 51% स्टॉक है, जबकि आमतौर पर इस समय महज 33% स्टॉक रहता है। इसके अलावा दुनिया में जंग के हालात के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था की असली ताकत उसकी घरेलू मांग में है। देश की जीडीपी का तकरीबन 70% हिस्सा घरेलू खपत से आता है। इससे इकोनॉमी पर बाहरी दबावों का असर बेहद कम पड़ता है। एक्सपर्ट ने शुद्ध युद्ध के चलते भारत की जीडीपी ग्रोथ में 7.7 से घटाकर 6.7 तक आने की कयास लगाए हैं। फिर भी ये ज्यादातर देशों के मुकाबले तेज ग्रोथ मानी जाएगी। टैक्स एंड ऑडिट फर्म डेलाइट के मुताबिक भारत ने अपनी सबसे बड़ी ताकत घरेलू मांग पर ध्यान दिया है, जिसने महंगाई कंट्रोल में रखा और खपत को बढ़ा दिया। इन सब के बावजूद एक नागरिक के तौर पे हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कुकिंग ऑयल, फर्टिलाइजर जैसी जरूरी चीजों के दाम बढ़ना या घटाना सरकार के हाथ में होता है। आपका उस पर असर कम हो, इसकी तैयारी भारत के लोग यानी हम लोग जरूर कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश त्रिपाठी जी, बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बीबीसी में काम कर चुके हैं, और चार्टेड अकाउंटेंट डॉक्टर अमित तिवारी जी मौजूद हैं। अर्थशास्त्री के तौर पे आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। अमित तिवारी जी, पहला सवाल आपसे। पीएम मोदी ने विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए देशभक्ति की चुनौती के तौर पे बताया। एक नागरिक के लिए डीजल, पेट्रोल को कम खर्च करना और स्वदेशी पर जोर देना कितना व्यवहारिक है, जबकि आवश्यक वस्तुओं के लिए वह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही निर्भर है? नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। चूंकि हम एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है और जो ग्लोबल सिनेरियो है इस समय हमारा डॉलर पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो इस कारण प्रधानमंत्री जी का अनुरोध बहुत ही उचित है और हमें यथासंभव उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन इंपोर्ट है क्रूड ऑयल, गोल्ड और मशीनरी का, उसके बदले हम जो डॉलर कमाते हैं वह अपेक्षाकृत कम है। वो तो फॉरेन रेमिटेंस से होता है, तो विदेश में जो संकट है उसके कारण फॉरेन रेमिटेंस भी इफेक्टेड हो रहा है। तो इस कारण हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। जैसे सोना ही है तो सोना कुछ समय तक। अमित तिवारी, जो फॉरेन रेमिटेंस की बात कर रहे हैं उसको सरल शब्दों में अपने दर्शकों के लिए बता दें कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं जो पैसा यहाँ भेजते हैं उसी के लिए यह शब्दावली यूज होती है। जी अमित तिवारी, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ सर, तो मैं वही कहा कि जैसे सोना है तो अगर एक आदमी की बचत नहीं, लेकिन 145 करोड़ की जनसंख्या का देश है, अगर हमें कुछ चीज को डिफर करेंगे अगर हम, तो कम से कम डॉलर हमारी करेंसी पे प्रभाव कम पड़ेगा। सिमिलरली अगर गाड़ियों का उपयोग करना हम कम कर दें, तो जो भी चीजें जिसको हम डिफर कर सकते हैं सर करना चाहिए। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तरफ बैंकर उदय कोटक कह रहे हैं कि देश को बड़े झटके के लिए तैयार रहना होगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार 60 दिन के तेल स्टॉक और मजबूत घरेलू मांग का दावा कर रही है। तो क्या वाकई भारत के लोग अभी सुरक्षित हैं और यह केवल एक तात्कालिक चेतावनी है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो है, 60 दिन का स्टॉक भी है हमारे पास और करीब 703 बिलियन डॉलर का हमारे पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भी है। लेकिन अगर
इमरजेंसी है, अगर जिस तरह की इमरजेंसी इस समय है दुनिया के सारे देशों के सामने, अगर ये है और ईंधन की कमी आगे आ सकती है तो राशनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है कि हम अपने खर्चे कम करें। क्या हम अपने घर के खर्चे कम नहीं करते? मुझे ध्यान है, मैंने नौकरी शुरू की तो ऐसा कई बार होता है 27-28 तारीख को आके हम फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते, भाई 1 तारीख के बाद ही कोई चीज अनावश्यक चीज खरीदी जाएगी। तो ये आप अपने घर में भी करते हैं तो क्यों नहीं देश के लिए? बिल्कुल वाजिब कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और राष्ट्र मैं तो समझता हूँ कि जरूरत पड़े तो राशनिंग करनी चाहिए। जापान 1945 में युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में प्रसूंजी बर्बाद हो गया था, आज कहाँ है? क्योंकि उसने अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ उसने उस देश के नागरिकों ने परे रख दिए और देश को आगे रखा। आज देखिए, राकेश त्रिपाठी जी बेहद अहम बात कर रहे हैं। जो देश बर्बाद हो गया तो वह वापस उठ खड़ा हुआ केवल अपने नागरिकों के कारण। अगर हम भी अपनी जरूरतों को समझकर खर्च करें, अनावश्यक न खर्च करें, तो उसमें सरकार का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। लेकिन अमित तिवारी जी, भारत सरकार ने 2024 के बजट में सोने चांदी की आयात पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% किया था, अब दोबारा 15% कर दिया है। क्या यह नीतिगत अस्थिरता का संकेत नहीं है? संकट प्रबंधन की मजबूरी है? हाँ सर, यह सर उस समय जो युद्ध की परिस्थिति थी तब ऐसी नहीं थी और उस समय हमारे रेमिटेंस भी आ रहे थे, हमारे जो विदेशी निवेश थे वो बाहर नहीं जा रहे थे। तो उस समय की परिस्थिति के अनुसार सरकार ने निर्णय सही लिया था। लेकिन आज के स्थिति में हमें, जैसा त्रिपाठी सर ने कहा कि इमरजेंसी जैसी इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन हमें राशनिंग की रिक्वायरमेंट है और यही इकोनॉमिक पैट्रियटिज्म की बात आती है। स्लोगन से नहीं, अगर चीजें ऐसी लग रही हैं, आज वैश्विक स्थिति ऐसी है तो उसके अनुसार निर्णय है। और यह सर शॉर्ट टर्म ही है, लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे उपाय करने पड़ेंगे कि हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा ताकि हमारी जो इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं तो कम से कम हमारा जो डॉलर का रेमिटेंस है वो बढ़े। तो उसके लिए सर लॉन्ग टर्म प्रयास करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, प्रोडक्शन की बात है, लेकिन अगर पेट्रोलियम की बात करें अमित तिवारी जी, तो पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। सवाल यह है कि सरकार कब तक इस घाटे को झेलेगी? अगर जब जनता पर यह बोझ डाला जाएगा तो क्या देश की अर्थव्यवस्था इस झटके को संभालने के लिए तैयार है? अमित तिवारी जी, सर यह इसीलिए सरकार ने अनुरोध किया कि इसको डिफर किया जाए, क्योंकि जनता पे बोझ डाला जाएगा, सब्सिडी डेफिनेटली कम होगी तो वो एक तरह से टैक्स के रूप में होता है सर। तो इसलिए ये प्रभाव पड़ेगा, दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे निवेश के क्षेत्र हैं और विकास के जो क्षेत्र हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पैसा वहीं से कहीं न कहीं आएगा यहाँ के लिए। तो इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इसके लिए तैयार रहना होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार अलर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कई संकेतों में इसका इशारा कर दिया है कि अगर हम मितव्ययता से चलेंगे तो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है उससे जो संकट के बादल मंडराने वाले हैं उसे टाला भी जा सकता है। यह सब कुछ हम चर्चा कर रहे हैं। क्या भारत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? अमेरिका ईरान युद्ध क्या भारतीयों की रोजमर्रा की जरूरतों पे गहरा प्रभाव डालने जा रही है? प्रधानमंत्री की माने तो अभी इस तरह के हालात तो नहीं है कि जब लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था संकट में है, लेकिन जो बोझ पड़ रहा है उसे सरकार, इंडस्ट्रियलिस्ट और आम लोगों के बीच बांटना जरूरी है, ताकि भारत के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो चोट लगने वाली है उससे निपटा जा सके बिना किसी हड़बड़ी किए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर अमित तिवारी जी अर्थशास्त्री के तौर पे और डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। राकेश जी, सरकार ने खाद्य सब्सिडी के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ताकि किसानों पर बोझ नहीं पड़े, लेकिन यह वैश्विक संकट लंबा खींचने की स्थिति में सरकार पर यही सब्सिडी क्या बोझ नहीं बन जाएगी? और सरकार के लिए कितना आसान होगा इस सब्सिडी को हटाना? देखिए,
सब्सिडी नहीं हटाएगी, क्योंकि किसानों के लिए सब्सिडी हमारे लिए प्रायोरिटी है। और हम चाहते हैं कि खाद को लेकर, खाद सब्सिडी के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं सरकार ने, जिससे किसानों पर बोझ नहीं पड़े। ये सब्सिडी है। तो अब दुनिया पर जो असर पड़ेगा वो आएगा भारत पर भी। सब्सिडी का बोझ हमारे यहाँ भी पड़ेगा। और इंटरनेशनल लेवल पर कच्चा तेल हो, नेचुरल गैस हो या जो फर्टिलाइजर हो, उन सब की कीमतों में उछाल आएगा तो हमारा भी बिल जो है 2 लाख करोड़ के ऊपर जाने का अनुमान है सब्सिडी का। लेकिन अब वो दबाव हमारे ऊपर क्यों होता है? क्योंकि भारत अपना यूरिया और डीएपी की जरूरत जो होती है उसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अब वेस्ट एशिया के तनाव के कारण दुनिया के बाजार में इनके दाम लगभग दोगुने हो गए हैं। तो नेचुरली इस वित्त वर्ष के लिए जैसे फर्टिलाइजर के लिए 1.71 लाख करोड़ तय किया गया था, लेकिन हालात ये है कि अब इससे कहीं ज्यादा हो जाएगा वो। तो थोड़ा बहुत हमें असर पड़ेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि इसकी भरपाई हम कहीं और भी कर दें। जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल के उसमें कम कर दें, विदेशी मुद्रा को हमें ठीक ठाक रखना है इंटैक्ट। अगर $7 बिलियन के आसपास है तो जिस किफायत की बात की जा रही, राकेश त्रिपाठी जी, जिस किफायत की बात की जा रही है, जिस अपील की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की जिस अपील की बात की जा रही है, आप चूंकि गांव-गांव तक में पत्रकारिता के दौरान घूमते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, क्या आज की तारीख में प्रधानमंत्री की ये अपील गांव-गांव तक पहुंच चुकी है? आप यकीन नहीं करेंगे प्रसून जी, व्यापारी, सोने चांदी के व्यापारी तो सड़कों पर उतर गए हैं। और फर्टिलाइजर को लेकर मैं तो अपने अयोध्या का रहने वाला हूँ। मैंने गांव लगभग हफ्ते में 2 बार बात करता हूँ। तो मुझे लोगों ने बताया कि इन लोगों ने ये कोशिश की है कि अब नेचुरल जो फर्टिलाइजर होता है जो तैयार करते हैं उससे खेती करेंगे। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैं तो ये देखता हूँ कि देखिए मोदी जी की बात यह है कि वो इतने बड़े लीडर हैं कि उनकी एक बात पर आदमी एक जगह खड़ा हो जाता है। सोने चांदी के व्यापारियों को लगा कि उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी और वो अब बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री की जो अपील थी वो असल में घरेलू बाजार के लिए नहीं थी। जो सोना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, उसके रेफरेंस में वो अपनी बात कह रहे थे, आयातित सोने के बारे में कह रहे थे। जी, असल में बात ये है प्रसून जी के आदमी को सबसे पहले लगता है कि मेरी रोजी रोटी का संकट तो नहीं आ गया। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने यहाँ नहीं चाहिए। हम त्याग ना करें, लेकिन हम बातें जरूर करेंगे और हमें फायदा भी चाहिए उसका। ताकि हम एक शहरी के तौर पर अगर मैं ये करना चाहूँ इसमें सहयोग, मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अगर किसी मीटिंग में जाना चाहूँ तो मैं ऑनलाइन मीटिंग कर लूँ। हाँ, पेट्रोल का खर्चा ना करूँ, या अगर जाना ही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाऊँ। थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन क्या देश के लिए ये नहीं किया जा सकता प्रसून जी? जिस जापान ने 1945 में बम गिरने के बाद चाहिए था कि वो आत्मसमर्पण कर देता, उसने अपने लिए क्या किया? वहाँ के नागरिकों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ किनारे कर दिए और देश के लिए कितना काम किया। आज भी अगर किसी कंपनी में उनके वो कोई कर्मचारी अगर वो सहमत नहीं होते हैं अपने बॉस की नियमों से, तो वो क्या करते हैं? वो काम रोकते नहीं है, वो काम दोगुना कर देते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाए और उस वस्तु की कीमत बाजार में कम हो जाए। विरोध का ये तरीका है, विरोध का यह तरीका है और शायद भारत के लोगों को भी अब यही तरीका अपनाना होगा। संकट का दौर है, संकट अभी हमको छू भी नहीं पाया है। जहां पेट्रोलियम के दाम अमेरिका में, चीन में, दूसरे देशों में करीब 50% तक बढ़ रहे हैं, भारत इससे अभी तक अछूता रहा है। डॉक्टर अमित तिवारी जी, वर्क फ्रॉम होम और फर्टिलाइजर के बजाय प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट होने की अपील, क्या वास्तव में इस संकट से निपटा जा सकता है या कुछ और भी उपाय करने होंगे? सर, संकट को कम किया जा सकता है और इसीलिए आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर की अपनी जो यूरो बजटिंग खेती का और नेचुरल तरीके से खेती का सरकार 2016 के बजट से ऑनवर्ड इस पे प्रयास कर रही है ताकि हम उस पे काम करें और हमें फर्टिलाइजर का उपयोग कम करना पड़े। तो और वर्क फ्रॉम होम
जब से कोविड का आया तब से डेफिनेटली ये कल्चर भी बढ़ा है, लेकिन फिर बीच में बढ़ गया था तो हमें अमित ये तिवारी प्रयास जी, करना पड़ेगा। आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? इस संकट से आने से पहले उनको क्या क्या उपाय कर लेना चाहिए? अमित तिवारी जी। सर, सबको पहले तो अपना इमरजेंसी फंड बढ़ा लेना चाहिए। जी। जैसे मैं एक बात करूं कि अगर मेरा 6 महीने के खर्चा है तो साल भर के खर्चे के बराबर, और ये आदत डालनी चाहिए कि जैसे पहले हम जेब में रुपया लेकर के जाते थे फिर खर्च करते थे, तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग इमरजेंसी के लिए करें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना बंद कर दें या कम करना शुरू कर दें। मतलब अपने डिसिप्लिन, जो खर्च करने का डिसिप्लिन है, तो उस पे कंट्रोल करें। इमरजेंसी फंड उनके पास हो, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस हो, और सारी चीजों का अगर उन्होंने ध्यान रखा है, तब जाकर के अगर नई कोई गाड़ी खरीदना है तो उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं। और अपना इन्वेस्टमेंट को भी एक बार इवैल्यूएट करें। जैसे अगर पहले फार्मा आईटी सेक्टर में था, तो क्या जो नए इमर्जिंग सेक्टर है, ईवी का है और कहाँ, तो उसको भी अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करके उसको भी अपने पोर्टफोलियो को भी चेक करें। तो एक हमारे यहाँ कहा जाता है, इदमेव हि पांडित्यम चातुर्यम इदमेव सुबोधित्यम आयादल्पम रोगय। तो सिद्धांत पे काम करना शुरू करना चाहिए। जो भारत की बेहद अहम परंपरा बात रही। कह रहे हैं डॉक्टर अमित तिवारी जी, और आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को सलाह दी है वो बेहद ही रोचक है और शायद उनके लिए बहुत मददगार साबित हो। राकेश त्रिपाठी जी, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दिख रही है, क्या अब अमेरिका और ईरान में फिर से दोबारा युद्ध शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे भुगतने के लिए पूरी दुनिया मजबूर है? देखिए, ट्रम्प कुछ यही सोचकर गए हैं चाइना के, उनसे कहेंगे भाई तुम ही कुछ करो, और एक फेस सेविंग डिवाइस चाहिए ट्रम्प को और युद्ध बंद कर देगा वो, क्योंकि बहुत खर्चा हो गया और उसकी सीनेट में भी सवाल हो रहे हैं। कल एक वीडियो आया था, आप सबने देखा होगा, डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ से बात हो रही थी और सीधे सवाल पूछे जा रहे थे कि देश की गरिमा को आप लोग गिरा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोशिश ये हो रही है कि युद्ध रोक दे। ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं चाइना से कि आप दबाव डालिए ईरान पे कि अब वो रुक दे। तो एक फेस सेविंग डिवाइस खोजने गए हैं वो। पाकिस्तान से बात बनी नहीं, बहुत मुमकिन है कि ये, लेकिन चाइना में भी जिस तरीके से ट्रम्प का स्वागत किया जा रहा है वह बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ओबामा आए थे तो राष्ट्रपति खुद गए थे चीन के राष्ट्रपति स्वागत करने, इस बार उपराष्ट्रपति को भेज दिया। क्या चाइना भी ट्रम्प को आईना दिखाने की मूड में दिख रहा है? राकेश त्रिपाठी जी, तो क्या करें इसको? आप ट्रम्प इस स्थिति के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। उनकी सुप्रीम कोर्ट उनको गरिया चुकी है, उनकी सीनेट उनको गरिया चुकी है, उनके लोग बहुत नाराज हैं उनसे। तो अब वो उसको, चाइना के प्रेसिडेंट को तो पता ही है कि तुम अपने मकसद से आ रहे हो, अपने मतलब से आ रहे हो, तो इसलिए वो तो ये करेगा ही। यानी ट्रम्प पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अमित तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है? 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। क्या अमेरिका फिर से ईरान पर बड़ा हमला करेगा या सुलह की ओर जाएगा? सुलह की ओर जाना चाहिए, बाकी ट्रम्प पे भरोसा नहीं है। ट्रम्प पे भरोसा नहीं है, शायद यही वाली मानसिकता है कि ट्रम्प पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा, न चीन, न रसिया, न अमेरिका, न खाड़ी के देश। फिर भी पूरी दुनिया इस विभीषिका को झेलने के लिए अभिशप्त है। आप दोनों इस खास चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।